So hello friends, welcome to my channel Samira Knowledge Hub. In this video we learned about unit 2 of business analytics. तो हमने फर्स्ट वीडियो में इसका मैं पार्ट 1 बनाया था, ये पार्ट 2 वीडियो है बिजनेस एनालिटिक्स की, ठीक है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कोरिलेशन मैट्रिक्स. Correlation is a statistical measure that describes the extent to which two or more variables are related to each other. It indicates the strength and direction of a relationship between variables. When two variables are correlated, a change in one variable is associated with changes in another, either positively or negatively. The coefficient values lies between 1 and -1, where +1 signifies positive correlation and -1 implies negative correlation between the variables. तो बेसिकली कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है स्ट्रेंथ और डायरेक्शन किस चीज़ का, जो जो दो वेरिएबल्स है, जैसे हमने एक्स और वाई, ये हमारा जो दो वेरिएबल्स है इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है. जब हमारा जो दो वेरिएबल है वो कोरिलेटेड होगा, अ चेंज इन वन वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो दूसरे वाले में भी चेंज आएगा. ये चेंज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है. और जो कोफिशिएंट की वैल्यूज़ है वो जो वैल्यूज़ है वो कहाँ 1 आएगी या तो -1 के बीच में लाइज करेगी. यानी जो भी वैल्यूज़ आएंगी कोरिलेशन की वो 1 या -1 के बीच में आएंगी, ठीक है. अब इन एक्शन आपने इसे स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा होगा कोरिलेशन मैट्रिक्स को, ठीक है. तो कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है वो नॉर्मली आप जब स्टैट्स की कॉपी में या नोटबुक में सॉल्व किया होगा तो बहुत ही लंबा मेथड है, बट इन एक्सेल इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी. तो इन एक्सेल द कोरियल function returns the Pearson correlation coefficient for two sets of values. In syntax is corel array 1 array 2. तो हमें एक्सेल में जो लिख के डालना है वो इक्वल्स टू में CORREL कॉरल, और जब आप इस पर एंटर करोगे तो ब्रैकेट ओपन होगा जिसमें एक एरे 1 मांगेगा और एक एरे 2 मांगेगा, ठीक है. तो एरे 1 में आप क्या डालोगे, जैसे मैंने कोवेरियंस में भी बताया था कि एरे 1 में वेयर एरे 1 इज़ अ रेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ एंड एरे 2 इज़ अ रेंज ऑफ डिपेंडेंट वैल्यू. जो भी आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यू है, चाहे वो एक्स आपने लिया या वाई लिया, तो वो वैल्यू एरे 1 में आएगी और जो डिपेंडेंट वैल्यूज़ है वो एरे 2 में आएगी, ठीक है. द टू एरेज शुड बी हैव इक्वल लेंथ. ओके, सो ये नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये नोट करने के लायक है पॉइंट्स. द इफ सेल इन अ एरे कंटेंट टेक्स्ट लॉजिकल वैल्यूज और ब्लैंक्स दे आर इग्नोर, ठीक है. तो ये पॉइंट्स मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको लिखा है तो आपको समझ आता होगा ये पॉइंट्स बोल क्या रहा है, ठीक है. इफ़ द एरे आर ऑफ डिफरेंट लेंथ एन ए एरर इज रिटर्न. ओके, if either of the array is empty or if the standard deviation of their value is equal 0 then divide by 0 occurs, ठीक है. तो ये नॉर्मल नोट्स पॉइंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर आपको लर्न नहीं हो पा रहा, ठीक है. नाउ गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, मूविंग एवरेज. ये मूविंग एवरेज आपने काफ़ी टाइम्स पढ़ा होगा. स्टैट्स के जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं स्टैट्स के आ रहे हैं जो कि आपने एक्सेल में करना आपको बताया जा रहा है. Moving average are statistical calculation used to analyze data points by creating average of different subset of the data set over a specified period. The calculation involves taking the average of a set number of consecutive data points, the moving one data point forward to calculate the next average. Moving average are widely used in time series analysis, finance and forecasting to identify trends, cycle patterns and potential reversal in data. तो मूविंग एवरेज क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है जो यूज़ किया जाता है किस चीज़ को, डाटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है. पॉइंट बाय क्रिएटिंग एवरेजेस ऑफ डिफरेंट सबसेट. हम इसमें डिफरेंट सबसेट्स बनाते हैं जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज, ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, ठीक है, स्पेसिफाइड ओवर पीरियड. द कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स, अब कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है? द एवरेज ऑफ सेट नंबर, जो भी हमने सेट नंबर ले रखा है उसका एवरेज, ठीक है. कॉन्सिक्यूटिव डाटा पॉइंट्स, मूविंग वन डाटा टू अनदर नेक्स्ट एवरेज. तो मूविंग एवरेज जो है हम एक्सेल पे किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? अ मूविंग एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द एवरेज फंक्शन और सम फंक्शन. एवरेज कैसे? इक्वल्स टू में आप एवरेज लिखेंगे, नंबर 1 नंबर 2, उसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और अगर सम के जरिए आप निकालना चाहते हो तो सम करेंगे आप नंबर 1 नंबर 2 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है. फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू. अब मिसिंग वैल्यूज़ किस तरह आप फाइंड करेंगे? Finding and addressing missing values is crucial for maintaining data integrity, quality assurance, and efficient analysis. Excel does not have any particular function to list missing values. Analysts commonly use functions or tools that highlight blank cell or count the number of missing entries. Functions like if and
इस नंबर और कमांड लाइक फिल्टर कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एंड लिस्ट मिसिंग वैल्यूज इन एक्सेल। तो बेसिकली एक्सेल में ऐसा कोई स्पेसिफाइक फंक्शन नहीं है, जैसे कि आपने ऊपर देखा होगा कोवेरियंस में इक्वल्स टू में कोवेरियंस आपने लिख के डाला, ठीक है, एवरेज के लिए इक्वल्स टू में एवरेज लिख के, सम के लिए आपने इक्वल्स टू में सम। तो फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू से रिलेटेड कोई भी एक्सेल में ऐसा कोई वो नहीं है फंक्शन, बट इसे आप इफ़ के ज़रिए, इफ़ का फंक्शन लगा के इक्वल्स टू में इफ़ डाल के आप मिसिंग वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो, या फिर आप इस नंबर का कमांड जो है इक्वल्स टू में इस नंबर, ठीक है, ये लिख के भी आप डाल सकते हो। तो इससे आपके मिसिंग वैल्यूज़ जो होगी वो फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। वंस आइडेंटिफाइड एनालिस्ट कैन एड्रेस मिसिंग वैल्यू थ्रू वेरियस मेथड imputation, फिलिंग द मिसिंग वैल्यूज विद मीन, मीडियन और मोड, deleting rows and column with excessive missing data, or utilizing predictive modeling techniques or estimate missing value based on available data। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको प्रेडिक्ट करना है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बस मिसिंग वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना ही था इसके अंदर, ठीक है, बताने का। Now goes to data summarization. Data summarization is a process of transforming of given large data set into a smaller form, usually presentable or reporting analysis and further examination. It involves considering a data set into meaningful insight, making it easier to understand and analyze। तो मैं बेसिकली आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ। डाटा समराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक लार्ज डाटा सेट को एक स्मॉलर चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम इजीली प्रेजेंट कर सकें या रिपोर्ट बना सकें, एनालिसिस कर सकें, फर्दर उसका एग्जामिनेशन कर सकें उस डाटा का। तो बस जैसे आप किसी चैप्टर की समरी बनाते हो, तो सेम इसी तरह डाटा की समराइजेशन करना, जिससे आप इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सको, ठीक है, एनालिसिस कर सको, जिससे आपको ईजियर टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है, सेंट्रल इंसाइट्स व्यू मिलेंगे, आपको पैटर्न्स मिलेंगे उस डाटा से विदाउट लूजिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इट अलाउ क्विक रियलाइजेशन, अगर आप डाटा को समराइज करोगे तो आपको जल्दी ही उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिटी होगी, क्विक जल्दी आप उसको रियलाइज कर पाओगे। एंड एन ओवरव्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जनरल फीचर डाटा सेट हैंस फैसिलिटेट फर्दर एनालिसिस एंड इंटरफेरेंस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाटा समराइजेशन। नाउ गोज टू टेक्निक्स ऑफ डाटा समराइजेशन। तो इसके एटलीस्ट 5 टेक्निक्स हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि आपका फर्स्ट टेक्निक है वो डिस्क्रिप्टिव, यानी सेंट्रल टेंडेंसी। आपने सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, मीन, मीडियन एंड मोड, वही है। अगर हमें डाटा को समराइज करना है तो हम इसे मीन, मीडियन और मोड के टर्म में डिवाइड कर देते हैं। डिस्क्राइब सेंट्रल पॉइंट ऑफ डाटा सेट। सेकेंड इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन भी अपने स्टैटिस्टिक का ही एक टॉपिक है, जिसमें आप वेरियस रेंज निकालते हैं, वेरियंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, जिससे हमें डाटा की वेरिएबिलिटी पता चलती है। ओके। थर्ड इज परसेंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स। ये भी स्टैटिस्टिक का ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपने परसेंटाइल्स क्वार्टाइल्स पढ़ा होगा। तो उसमें हम डिवाइड बाय 4 करते थे, क्वार्टाइल्स में, परसेंटाइल्स में आप बताइए कमेंट करके क्या करते थे, ठीक है। द फॉर्मर प्रोवाइड इंसाइट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेलिंग अबाउट द रिलेटिव स्टैंडिंग ऑफ डाटा पॉइंट्स। ना फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो काफ़ी टाइम से कर रखा है आपने, आई थिंक 4th में भी किया होगा, टेलीमार्क वगैरह फ्रीक्वेंसी टेबल्स वगैरह बनाए हो। तो इससे आपको क्या कहता है, काउंटिंग आप इजी कर सकते हो कि किस कैटेगरी की कितनी चीज़ें। जैसे आपने नॉर्मल में क्या होगा, जैसे आप /1 2 3 4 और फिर एक ऐसे कट करते, तो आप काउंटिंग करते थे कि भाई हमारे पास बनानास जो इतने हैं, ठीक है, मैंगो इतने हैं, तो सम लाइक इसी तरह, ठीक है। फिफ्थ इज डाटा एग्रीगेशन। दिस वुड इन्वॉल्व कंबाइनिंग मैनी डाटा पॉइंट्स इनटू समरी वैल्यू, फॉर एग्जांपल द एडिशन ऑफ द सेल डाटा बाय मंथ एंड एवरेज स्कोर अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरी। तो हमने इस तरह डाटा को एग्रीगेट कर रखा है, ठीक है। तो ये था टेक्निक्स ऑफ डाटा समराइजेशन। नेक्स्ट इज डाटा ग्रुपिंग। हम डाटा को ग्रुप बना के कर सकते हैं, जैसे कि आपने पिवोट टेबल्स देखे होंगे एक्सेल में, उससे हम डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर सेगमेंट्स बना देते हैं, समरी बना देते हैं। तो हमने ग्रुप बना दिया उसके अंदर, तो डाटा पिवोट टेबल उस तरह हेल्प करता है। विजुअलाइजेशन के लिए आप डाटा को समराइज कर सकते हो थ्रू द लाइक पाई चार्ट एंड लाइन ग्राफ्स जो आप बनाते हो, बार ग्राफ, ठीक है। तो चार्ट्स वगैरह यही दे रखे हैं आपको, बॉक्स प्लॉट जो आपने स्टैटिस्टिक्स में सीखा होगा, ठीक है। डाटा प्रोफाइलिंग। अब डाटा प्रोफाइलिंग में क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ डाटा सेट, द काउंट ऑफ मिसिंग वैल्यूज़, ठीक है। ये मिसिंग वैल्यूज़ जो होती हैं उसको काउंटर करता है डाटा प्रोफाइलिंग। और द डाटा टाइप, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटेगरिकल वेरिएबल्स। आपको लगता होगा मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मैं सोची वीडियो शॉर्ट हो, बट लेकिन मैं आपको समराइज़ करके बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली कंक्लूड वीडियो है क्या, किस चीज़, मतलब टॉपिक का छोटे में अब मैं किस तरह आपको अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा समराइजेशन।
ये क्या करता है, इसके आप देख लीजिएगा इंपॉर्टेंस क्यों, आप इसे खुद भी बना के लिख सकते हो। सिंप्लीफाइज लार्ज डाटा सेट, ये लार्ज डाटा सेट को स्मॉल में, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को स्मॉल कर देता है, तो आपको ईजियर टू अंडरस्टैंड रहता है, ठीक है। सेकंड इज आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर देता है कि जो डाटा का ट्रेंड है वो क्या है, कि एकदम ही डाटा जो ऊपर जा रहा है, एकदम डाटा नीचे जा रहा है यानी डाउन जा रहा है, ठीक है। इस तरह से फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, और जिससे आप क्या डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग लार्ज डाटा सेट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक डाटा समराइजेशन प्रोवाइड एफिशिएंट वे टू अंडरस्टैंड द डाटा, हेल्प गाइड फर्दर एनालिसिस और रिपोर्टिंग, ओके। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, आपको पेपर में आ सकता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टूल्स क्या क्या हैं, तो आप देख सकते हो। मेजर सेंट्रल टेंडेंसी में आपने 3 चीज़ें पढ़ी होगी, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड रेंज, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रा इन सब के फॉर्मूलेज, आप स्टैटिस्टिक्स में क्या था वो आप ज़रूर बताइएगा। देखते हैं आपको स्टैटिस्टिक्स कितना लर्न है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए इसके इस पे अलग से वीडियो भी बनाऊँगी, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ मीन, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी में फर्स्ट टॉपिक इज़ मीन। तो मीन में क्या रहता है कि हम आपको एवरेज लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक फ़ोटो भी पेस्ट की है कि जैसे हमने ये नंबर्स है रोल नंबर 1 के, ठीक है। अब मुझे इस नंबर, इनके मार्क्स का एवरेज चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले इक्वल्स टू में एवरेज लिखोगे अगर आपको मीन निकालना है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे आप जितने नंबर्स के बीच में रेंज का चाहिए, उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करोगे एंड देन एंटर प्रेस कर दोगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा एवरेज ऑफ मतलब मीन, ठीक है। तो इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट स्टेप है कि आप किसी भी एम्प्टी सेल में क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक क्लिक कर रखा है एम्प्टी सेल में, इक्वल्स टू में आप सेकंड टाइप आप इक्वल्स टू में एवरेज लिखेंगे वहाँ पर। उसके बाद फिर आप प्रेस एंड, जब आप सेलेक्ट रेंज कर लेंगे उसके बाद प्रेस एंटर करेंगे तो आपको मीन जो है आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू मीडियन। मीडियन में आप कैसे निकालोगे, जैसे मैंने वही एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो मीडियन में आपको क्या मिडिल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है कि इस सीरीज़ में मिडिल वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। तो आप जैसे इक्वल्स टू में मीडियन डालेंगे, मैं स्टेप्स आप यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं नॉर्मल शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। इक्वल्स टू में मीडियन लिखेंगे आप, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे आप इस रेंज को पूरा, ठीक है। इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद जब आप प्रेस करोगे एंटर तो आपको मीडियन इस वैल्यू की निकल के आ जाएगी। तो आप मुझे ज़रा कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नाउ गोज़ टू मोड। मोड आप किस तरह निकलेगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, रेकरिंग वैल्यूज़, ठीक है। तो मोड आप किस तरह निकालोगे, सेम एज मैंने वही एग्जांपल लिया है। आप क्या करेंगे, पहले इक्वल्स टू में मोड लिखेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे पूरा रेंज को, उसके बाद एंटर करेंगे, क्या एंटर करेंगे, प्रेस एंटर बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको मोड निकल के आ जाएगा। तो इसका भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि मोड क्या है इसका, ओके। मूव ऑन टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि आपका जो डाटा है वो मीन से कितना दूर है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इक्वल्स टू में STDEV लिखोगे आप .s, फिर इसी का आपने मैंने वही एग्जांपल सब में यूज़ किया है, इक्वल्स टू में, ठीक है। फिर आप पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आपका SD निकल के आ जाएगा। सेम एज वेरिएंस। वेरिएंस भी बहुत ईजी निकालना, ठीक है। वेरिएंस में आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू में VAR .s और उसके बाद सारा रेंज का सिलेक्शन लेंगे और उसके बाद आपका वेरिएंस निकल के आ जाएगा। रेंज किस तरह आप निकालेंगे, जैसे कि रेंज के लिए आपको क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यूज़ का डिफ्रेंशिएशंस होता है, ठीक है। तो पहले आप किसी खाली सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आप इक्वल्स टू में मिन डालेंगे, ठीक है। मिन डालने के बाद मिन की वैल्यू लेंगे पूरा, ठीक है। पूरा डाटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरी जगह पर जैसे मिन की वैल्यू क्या है आपके पास कि इसमें 39 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, आपने एक जगह लिख लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आपने मैक्स लिखा, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि आपको पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। तो आपका रेंज निकल जाता है। तो इसमें मैक्स लिखेंगे, फिर मैक्स की जो वैल्यू आएगी, जैसे इसमें आए 96 वैल्यू, ठीक है। तब अब आप क्या करोगे, इन दोनों फॉर्मूले के बाद इक्वल्स टू लिखेंगे आप, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे पहले मिनिमम वैल्यू जो 39 आई है वो आएगी, यानी D6 कॉलम में है।
फिर माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि आपको रेंज निकालना है, तो माइनस करोगे आप, फिर जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो, आई थिंक मैंने उल्टा बताया। इसमें आपको पहले 96 सेलेक्ट करना होगा क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू आप पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो उसके बाद इसका जब आप रेंज निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका रेंज क्या है इस फिगर का। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सम अदर फंक्शन, तो ये आपको पता ही होगा कि सम हो गया, काउंट हो गया, काउंट ए हो गया, कि सम में आप टोटल फाइंड आउट करते हैं, काउंट में आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स जिसमें नंबर्स आपने लिखे हुए हैं वो नंबर सेल्स को काउंट करता है। काउंट ए में आपको क्या करता है, एनी टाइप ऑफ डाटा जो सेल के अंदर होगा उसे काउंट करता है, चाहे वो नंबर्स हो चाहे वर्ड्स हो। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन एक टूल है जिसमें आप डाटा को एनालिसिस करते हो बाय द विजुअलाइजेशन मेथड, यानी कि आप इसमें ग्राफ्स यूज़ करते हैं, चार्ट्स यूज़ करते हैं। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। ग्राफ्स या मैप्स यूज़ करते हैं, बाकी आपको अगर पेपर के व्यू से देखना तो आप इसको पूरी रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम डाटा का जो है अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, आउटलायर्स क्या है, ठीक है। अगर आप किसी भी डाटा को अगर आप किसी विजुअलाइज मेथड में ग्राफ के जरिए अगर आप अंडरस्टैंड कर जाए तो काफ़ी ईजिली आपको अंडरस्टैंडेबल हो सकती है। अगर आप किसी डाटा को ऐसे नॉर्मली प्रेजेंट कर देते हैं पैराग्राफ में लिखे तो उसे पढ़ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर लेकिन अगर आप इसे विजुअलाइजेशन मेथड से, ग्राफ से या पाई चार्ट से या फिर किसी भी मेथड से आप बना रहे हो तो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल हो जाता है ईजिली, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप टू ड्रॉ चार्ट इन एक्सेल। अब आप किस तरह एक्सेल में चार्ट्स को बना सकते हो, ठीक है। तो एक्सेल में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स के ऑप्शंस होते हैं, आप बनाना बार चार्ट, लाइन चार्ट, ठीक है, लाइन ग्राफ और भी कितने बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। तो किस तरह बनाना है आपको देख लिए। पहले तो आप ऑर्गेनाइज करेंगे डाटा को रो एंड कॉलम्स में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल में डेट ली है, सेल्स और इधर सेल्स ली है, ठीक है, डेट है यहाँ पे, सेल्स है, ठीक है, एक्सेल शीट में। क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपको रो एंड कॉलम्स उसमें होने चाहिए, डाटा को अगर प्रेजेंट करना है तो कॉलम रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में होना चाहिए, स्टेप 1। स्टेप 2 है कि आपको पूरा डाटा को जो है सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट द डाटा बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग माउस की मदद से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हाईलाइट द डाटा इन दिस सेलेक्शन, ठीक है। ये नहीं है सिर्फ आप नंबर्स के लिए, डेट एंड सेल जो है उसको भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप गोज टू चार्ट टाइप बाय क्लिकिंग इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे आप जाएंगे पहले, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के पार्ट में बताया था कि टैब्स क्या होते हैं, तो ये जो टैब होते हैं ऊपर लिखे होते हैं, ठीक है। तो इसमें इंसर्ट टैब जो है उस पर क्लिक करोगे पहले, वहाँ से फिर सेलेक्ट करेंगे आप चार्ट्स का ऑप्शन। चार्ट्स का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास वेराइटीज़ ऑफ चार्ट आ जाएगा, लाइन, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, ठीक है। तो आपको जो भी पैटर्न चाहिए आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इंसर्ट द चार्ट, उसके बाद क्या करना होगा, आपको चार्ट को इंसर्ट करना होगा, ठीक है, अपने स्प्रेडशीट पर। और फिर उसके बाद क्लिक कर देंगे आप कॉर्नर पे, तो आप उसके ज़रिए आप उसके कॉर्नर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन देख रहे होंगे, एडिट का साइन देख रहे होंगे, यहाँ नीचे फिल्टर का साइन है। फिल्टर का साइन ऐसे होता है, ठीक है। तो इसे फिल्टर्स भी कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था फिल्टर क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होती है, तो आप उसके ज़रिए समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती हूँ, तो आपको मैं इजीली बता दे रही हूँ इसमें, ठीक है। अगर आपको चार्ट्स खुद बनाना है तो वो भी ऑप्शन होता है, कस्टमाइज चार्ट का ऑप्शन। जब आप डिज़ाइन टैब एक एक्टिव हो जाता है, अगर आप इंसर्ट टैब पे जाके चार्ट टैब पे क्लिक करते हो ना, तो आपका चार्ट डिज़ाइन का एक ऑप्शन आता है। उस चार्ट डिज़ाइन के ऑप्शन पे क्लिक करने पर आपके पास वैराइटीज़ ऑफ डिज़ाइन आ जाती है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा होगा। आप उस डिज़ाइन और फॉर्मेट पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग भी चार्ट जो है वो ड्रॉ कर सकते हो और लेबल कर सकते हो। और आपके पास एडिट का ऑप्शन भी जैसे आता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ऑप्शनल है। आप एडिट करना चाहते हो उस डाटा को तो आप कर सकते हो। अगर आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अगर कुछ चेंजेस करने, लाइक डेट यहाँ पे 300 400 दे रखे हैं, अगर मुझे 10th नंबर पे जो 3 तारीख की जो सेल है उसको अगर मुझे 300 करना है, तो आप यहाँ पर चेंजेस नहीं करेंगे। पहले अगर आप यहाँ के वैल्यू में चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली ग्राफ जो चार्ट है उसमें वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, यानी आपका जो चार्ट डायमेंशंस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चार्ट मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं आपके पास,
कॉलम चार्ट जो इस तरह दिखते हैं। बार चार्ट में आपको देखा होगा बार ऐसे बने होते हैं, आपने नॉर्मल कॉपीज़ में बनाए होंगे। लाइन चार्ट जिसमें ट्रेंड ऐसे, पाई चार्ट जो सर्कल के फॉर्म से होते हैं 360 डिग्री के टाइम पे, ठीक है। स्कैटर प्लॉट्स इस तरह शो होते हैं। एरिया चार्ट, ठीक है, एरिया चार्ट इस तरह होता है। हिस्टोग्राम्स इस तरह होते हैं, ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन है। कॉलम चार्ट्स क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है। कॉलम चार्ट क्या होता है, जिसमें आपको कॉलम के थ्रू आप अपनी वैल्यूज़ को प्रेजेंट करते हो, डाटास को प्रेजेंट करते हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। बार चार्ट में क्या होता है, आप इसमें वर्टिकल बार्स होते हैं आपके पास, हॉरिजॉन्टल बार्स भी हो सकते हैं, आप दोनों ऑप्शंस होते हैं आपके पास, ठीक है। कंपेयर करने के लिए वैल्यूज़ आप इसमें दो एक्स एंड वाई का भी ले सकते हैं। एक्स एंड वाई का मतलब क्या है कि आपने एक एक्स पे जैसे सेल्स दिखा दिया, एक साथ में परचेज दिखा दिया, तो आप 1 ईयर में सेल एंड परचेज को दिखा रहे हो अलग अलग कलर से, ठीक है। तो इस तरह भी आप दिखा सकते हो बार चार्ट में। हिस्टोग्राम्स में आपको पता है क्या होता है। हिस्टोग्राम एक टाइप का डाटा विजुअलाइजेशन है जो रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा सेट बाय ग्रुपिंग डाटा पॉइंट्स into bands and intervals. It is a graphical representation of frequency distribution of a continuous discrete variables, ठीक है। continuous और discrete variables क्या होते हैं आपको पता होगा, जैसे आपने देखा होगा 0 to 10, ठीक है, 10 to 20। तो डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस सीरीज में इस तरह होते हैं, ठीक है। और एक इंडिविजुअल होते हैं, तो इंडिविजुअल में जैसे आपने देखा होगा 2, 3, 4, तो ये इंडिविजुअल सीरीज हो गई, ठीक है। तो उसमें डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स के थ्रू जो रिप्रेजेंट होते डाटा उसमें यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स कर सकते हैं आप, आउटलायर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डाटा रेंज आप, ठीक है। अगर जैसे एग्जांपल है कि आप हेल्थ स्टडीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर लेवल ऑफ पॉपुलेशन कितने का, तो आप इजीली कर सकते हो हिस्टोग्राम्स में। लाइन चार्ट का मतलब क्या है, लाइन चार्ट एक प्लॉट डाटा पॉइंट्स देन कनेक्ट दिस पॉइंट बाय लाइंस, ठीक है। आप पहले एक पॉइंट्स बनाते हो, ठीक है, डाटा के ऊपर मतलब ग्राफ पे आप ऐसे ड्रॉ ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपने डाटा के अकॉर्डिंग बनाते हो लाइंस, ठीक है। उसके बाद आप इस लाइंस को जॉइंट कर देते हो लाइक डेट ऐसे, ठीक है। तो आपका ये लाइन चार्ट बन जाता है। ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, स्टॉक प्राइसेस दिखाने के लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये पैटर्न्स बताते हैं। मल्टीपल सीरीज आप ज़रूरी नहीं सिर्फ इस पर एक ही लाइन चार्ट बन सकता है, आप ऐसे अलग अलग कलर से शो कर सकते हो। जैसे कि इसने यहाँ पे एप्पल की सेल ब्लू कलर में बता रखी कि एप्पल की सेल देखिए किस तरह हो रही है, ठीक है, उसका ट्रेंड क्या है। और यहाँ नीचे ऑरेंज फ्रूट्स का जो है सेल बता रखी है किस तरह ट्रेंड करना है। तो आप इसमें कंपेयर भी कर सकते हो कि लाइन चार्ट में कि एप्पल की सेल ज़्यादा हो रही है, ऑरेंज की सेल ज़्यादा हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट। पाई चार्ट में क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसमें स्लाइस की तरह, जैसे एक पिज़्ज़ा का स्लाइस होता है ना, सेम उसी तरह डिवाइड्स किए जाते हैं पोर्शंस में, कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ पे एक जैसे एग्जांपल दे रखा है, आप देख सकते हो इसकी तरह कि एप्पल से कितनी सेल, ऑरेंज की, पाइनएप्पल की, मैंगो की, थ्रो द दिस, ये ऑरेंज की सेल इतनी हो रखी है। आप फिर पता कर सकते हो ना कि ऑरेंज की देखिए 51 है, पाई चार्ट में कितने हैं, एप्पल की सेल 83 है, मैंगो की 75 है। तो आप इससे अरेंज करके देखो, इजीली आप अब देख के समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं पूरा पैराग्राफ पढ़ के समझना। स्कैटर प्लॉट्स में क्या होता है, आप इसमें 2 कॉन्टिन्यूस वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है, ईच एक्सिस रिप्रेजेंट वेरिएबल, ठीक है। चार्ट्स आइडेंटिफाई पैटर्न एंड कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, डिटेक्ट आउटलायर एंड विजुअलाइज डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत ईजी टॉपिक्स है, आप इसे अच्छे से खुद भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पिवोट टेबल्स। तो अगर आपको ये लग रही हो कि वीडियो लंबी हो रही है, तो इसमें टॉपिक्स ही इतने ज़्यादा हैं जो इसे मैं जल्दी आपके लिए कवर करवा रही हूँ, बट लेकिन ये टॉपिक्स काफ़ी ईजी है, आप इसे अगर नॉर्मल रीड भी करोगे तो बहुत ईजी है, आप समझ सकते हो इसे। तो फर्स्ट मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ आपका। पिवोट टेबल्स क्या होते हैं, पिवोट टेबल एक MS एक्सेल का टूल है, फंक्शन है, जिसमें आप लार्ज डाटा को समराइज़ कर देते हो, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा में। इसमें आप क्या करते हो, ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है वे है, जैसे कि आपको एक डाटा सेट दे रखा है जिसमें 7 कॉलम्स है, 91 रोज़ है, ठीक है। अब आपको इसका पिवोट टेबल बनाना है, तो किस तरह बनाएंगे आप, तो आप किसी भी सेल में जो है सिंगल सेल पे आप क्लिक करिए, जैसे लाइक डेट मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है एप्पल पर, ठीक है, नीचे आप शो हो रहा होगा एप्पल पे मैंने क्लिक किया है। तो अब देखते हैं आगे क्या स्टेप्स होते हैं इसके। क्लिक करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब पर, ठीक है। इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद पिवोट टेबल का ऑप्शंस आएगा, आप उसे सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है। तो जब पिवट टेबल का सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको एक टेबल रेंज आएगी कि आपको कहाँ तक का टेबल सेलेक्ट करोगे, या आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर रहे हो या फिर वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये आपने सेलेक्ट किया रेंज। उसके बाद आपको दो ऑप्शन और आएंगे कि आपको इसी वर्कशीट पे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए, न्यू वर्कशीट पे चाहिए। तो जो न्यू वर्कशीट है वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। अगर आपको एग्जिस्टिंग शीट पे ही चाहिए, यानी जिस शीट पे डाटा है उसी शीट पे अगर आपको चाहिए तो आप एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर मुझे मेरे को न्यू शीट पे चाहिए, न्यू वर्कशीट पे, तो मैं न्यू वर्कशीट पे लूँगी और फिर क्लिक कर दूँगी ओके पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जब आप क्लिक कर देंगे तो पिवट टेबल आपके पास आ जाएगा। तो वहाँ पे कुछ फील्ड्स ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। फील्ड्स ऑप्शंस में रो में आएगा, तो वो क्या क्या चीज़ें रो में चाहिए, क्या क्या चीज़ें कॉलम्स में चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं चाहिए, डेट नहीं चाहिए, मैं सोचूँ ये एज ही, ठीक है। मुझे सेल चाहिए एंड प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया कि मुझे रो में प्रोडक्ट चाहिए एंड कॉलम्स में सम चाहिए सेल्स का, ठीक है। तो फिल्टर्स ये आप स्टेप 6 में देख लीजिएगा किस तरह इनने लिया। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बस लैप करके बता दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह जो है आपका टेबल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। नीचे जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये रहा कि मैंने जिस तरह मैंने बताया था कि मुझे जो रोज़ में है प्रोडक्ट्स चाहिए एंड कॉलम्स में सेल्स की वैल्यू चाहिए, तो वो इस तरह आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये था हमारा पिवट टेबल के बारे में। अब हम जानेंगे पिवट चार्ट के बारे में। तो पिवट चार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम चार्ट पहले डिस्कस किया था वही सेम चीज़ है यहाँ पे, बस पिवट आ गया। जिस तरह हमने पिवट टेबल में चेंजेस किए थे एडिट करके फिल्टर, उसमें ऑप्शन था, सेम एज पिवट चार्ट में भी है। तो मैं आपको इसमें पूरा रीड आउट करके नहीं बता रही हूँ, अगर आपको रीड करना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप रीड आउट कर लीजिए उसके बाद। तो ठीक है, तो मैं अब वीडियो स्क्रॉल कर देती हूँ। तो पिवट चार्ट बनाने का क्या है, जैसे अगर हमने ये जैसे पिवट टेबल बना लिया तो अब इसको हम किस तरह पिवट चार्ट में कन्वर्ट। तो फर्स्ट वी गोज़ टू पिवट चार्ट। हमने पिवट चार्ट लिया, ठीक है। उसके बाद पिवट चार्ट के बाद यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आता है पिवट टेबल एनालाइज, ठीक है। तो उस पर जब हम क्लिक करेंगे उस टैब पर, तो नीचे एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स। तो चार्ट डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे यहाँ पे आपको वेराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे, कॉलम्स, लाइन, पाई, बार, एरिया, ठीक है, मैप, स्टॉक, सरफेस, रेडर, मल्टीपल ऑप्शन है, हिस्टोग्राम आपके पास, फनल, कॉम्बो, बहुत सारे ऑप्शन है। और उसके बाद यहाँ पे आपको डिज़ाइंस भी आपको किस तरह किस डायमेंशन में चाहिए ये भी चीज़ के आपके पास ऑप्शन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज से अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद आपका स्क्रीन पे प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने पहले चार्ट टेबल बनाना सीखा था, अब देखिए उसको हमने चार्ट में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो हमने पिवट टेबल भी जाना, पिवट चार्ट भी जाना इस वीडियो में। तो ये इस वीडियो की लास्ट टॉपिक है, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। इंटरेक्टिव डैशबोर्ड का मतलब क्या है, स्प्रेडशीट इज एन इफेक्टिव वे टू विजुअलाइज डाटा एंड प्रोवाइड डायनेमिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस डाटा एक्सप्रेशन। MS Excel support various built-in features that follow the interactive elements such as drop-down list, buttons, charts which can be linked to data and updated dynamically, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा डैशबोर्ड है जहाँ पे आपका डाटा जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट और बटन्स, चार्ट ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो जाते हैं, ठीक है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंटरेक्टिव डैशबोर्ड इज यूजुअली वन पेजर रिपोर्ट दैट अलाउज बिजनेस यूजर टू ट्रैक द मेजर क्रूशियल बिजनेस KPI metrics under one roof. It combines chart, figures, table, help user visualize complicated data to easy and the format, ठीक है। तो इसे इंटरेक्टिव डैशबोर्ड कहा जाता है। अब इंटरेक्टिव डैशबोर्ड आप किस तरह करेंगे, डिफाइन द पर्पस ऑफ द डैशबोर्ड। पहले आपको ये करना होगा, यू मस्ट बी क्लियर विद आंसर टू यू 2 क्वेश्चंस। आपको एटलीस्ट ये 2 क्वेश्चंस जो है आप अपने आंसर से पूछिएगा और एनालाइज कीजिएगा कि आप वो सही है या नहीं है। वाई इज़ द डाटा डैशबोर्ड बीइंग क्रिएटेड, कि आपने डैशबोर्ड क्यों बनाया है और फॉर वूम टू इज क्रिएटेड, ठीक है, किसके लिए। डिफरेंट स्टेक होल्डर और डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू एनालाइज डिफरेंट फैक्ट एंड फिगर्स, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द डैशबोर्ड एंड देन कलेक्ट डाटा अराउंड द एक्यूरेट एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो आपको इस 2 क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है चूज़ कर, ठीक है। तो आपने फिर स्टेप 1 में ये पर्पस डिफाइन कर लिया। उसके बाद स्टेप 2 में आप उसी से रिलेटेड गैदर डाटा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि जो भी आपको डाटा चार्ट में चाहिए होगा, ठीक है। अगर इफ़ यू वांट 3 pivot चार्ट इंटरेक्टिव डैशबोर्ड यू मस्ट हैव द 3 pivot टेबल्स, ठीक है। अगर आपको 3 चार्ट्स चाहिए
तो आपको 3 पिवट टेबल्स भी बनाने पड़ेंगे। यू कैन सिंप्लीफाई डुप्लीकेट द पिवट टेबल शीट इन वर्क एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, थर्ड स्टेप है क्रिएट चार्ट यूजिंग द पिवट टेबल। जैसे हमने ऊपर पर देखा था, तो अगर आपने जब डाटा कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपको चार्ट्स क्रिएट करना है, किसके ज़रिए, पिवट टेबल के ज़रिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट चार्ट विल बी रिप्रेजेंट एवरी प्रोडक्ट मंथली सेल। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट चार्ट बनाया कि उसमें आपको मंथली सेल बता रहा है प्रोडक्ट की। ठीक है, फॉर दिस चार्ट वी नीड 3 डाटा। ठीक है, आपको 3 डाटा की नीड होगी अगर ये चार्ट बना रहे हो तो। फर्स्ट इज सेल्स, प्रोडक्ट एंड मंथ। ठीक है, किस मंथ की। इन द पिवट टेबल शीट ड्रैग डाउन द मंथ डाटा इन द रोज एरिया, प्रोडक्ट इन कॉलम्स। ठीक है, तो आप ये सेलेक्ट करोगे कि आपको रोज में क्या चाहिए, मंथ चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो आपको कॉलम्स एरिया में चाहिए, एंड सेल्स जो है वो वैल्यूज़ एरिया में। ठीक है, इसका सेलेक्ट करने के बाद स्टेप 4 में कि आप पिवट टेबल को एनालाइज करोगे ग्रुप में, फिर क्लिक करोगे पिवट चार्ट पर, सिलेक्ट करेंगे आप सुटेबल चार्ट जो उसमें ऑप्शन आता है। उसके बाद क्लिक करेंगे, जब आपने सुटेबल चार्ट्स ले लिया तो क्लिक पे ओके करेंगे, द पिवट चार्ट विल बी क्रिएटेड। ठीक है, चार्ट जो है आपका क्रिएट हो जाएगा। वंस द चार्ट इज क्रिएटेड यू कैन स्टाइल द यूजिंग फॉर्मेट ऑप्शन। आप उस चार्ट को क्रिएट भी कर सकते हैं बाय द स्टाइल ऑप्शन जो आता है फॉर्मेट में। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन द प्लस साइन, तो आपको बिसाइड द चार्ट देन क्लिक टिक द फॉलोइंग आइटम्स जो आपको जिसमें डिज़ाइन या चार्ट्स में चाहिए। ठीक है, चार्ट टाइटल क्या होता है, लेजेंड, एक्सेस, डाटा टेबल, आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, कि चार्ट टाइटल क्या होता है, या आपको टाइटल क्या देना है चार्ट का, लेजेंड की क्या चाहिए। ठीक है, एक्सेस क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे, वर्टिकल एक्सेस पे, डाटा टेबल का क्या है, इंसर्ट वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, स्टेप 6 है ऐड इंटरैक्टिव फीचर डैशबोर्ड डिज़ाइन टू एनी चार्ट टू क्लिक द पिवट चैनल एनालाइज। ठीक है, स्टेप 7 है कि क्लिक ऑन द इंसर्ट टाइमलाइन। हाउएवर द इंसर्ट द टाइमलाइन ऑफ एनी पिवट चार्ट देयर मस्ट बी डेट कॉलम इन द डेट। ठीक है, मेक श्योर द डेट चेक बॉक्स से टिक बिफोर यू प्रेस ओके। ठीक है, तो आप डेट के भी कॉलम को प्रेस कर लीजिएगा अगर टाइमलाइन आप अगर दिखा रहे हो किसी चीज़ के लिए तो। ठीक है, आपका जो चार्ट है वो टाइमलाइन के ऊपर बेस्ड है, तो ठीक है आप इस पर ज़रूर इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका डेट चेक बॉक्स पे क्लिक हो। स्टेप 8 है कि लाइक टाइमलाइन स्लाइसर कैन ऑल्सो भी एडेड। आप स्लाइसर भी यूज़ कर सकते हो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में। और स्लाइसर क्या होता है, एक फैंसी नेम लग रहा है जस्ट फॉर फिल्टर। ठीक है, एड स्लाइसर परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप। आप जो है स्लाइसर इसलिए क्लिक ऑन वन ऑफ द पिवट चार्ट टू एक्टिवेट। ठीक है, इन द इंसर्ट टैब क्लिक ऑन स्लाइसर ऑप्शन from the list of all variables, perform slice and dice operations. But before performing these operation you need to connect the slicer to the chart. Okay, ये ज़रूरी है कि आपको जो स्लाइसर जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो चार्ट से कनेक्ट हो। टू कनेक्ट द स्लाइसर क्लिक ऑन द स्लाइसर टू एक्टिवेट इट। इन द स्लाइसर टैब क्लिक द रिपोर्ट कनेक्शन बटन, देन फ्रॉम द फर्स्ट लिस्ट ऑफ पिवट टेबल्स चेक ऑल द बॉक्सेस। ठीक है, तो ये था हमारी यूनिट 2 की वीडियो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट व्हाट इज़ द टॉपिक एंड कंटेंट इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए फर्दर आपको एलैबोरेट करके बताऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो लंबी लगी होगी बट लेकिन ये काफ़ी इफेक्टिव है, मैं इसे शॉर्ट में आपको समराइज़ करके मैंने बताया कि क्या क्या है, पर आप इसे समझ सकते हो, आपके लिए बहुत ही इजी है ये। और बेसिक एक्सेल के बारे में इसमें बताया है जो कि आपकी डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ होगी। आप इसे जस्ट रीड आउट मत कीजिएगा, इसे जस्ट आप समझेंगे नॉर्मल वर्ड्स में तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।